भयानक और दो बहादुर योद्धा। सोने जैसे चमकते रंग की लहरें उठी, आकाश में डरावनी आवाजें गूंजी, जैसे कोई सांप फुफकार रहा हो। ये आवाजें उन बड़े बड़े दांतेदार खूनी पंखों ब्लीड टरबाइनों से आ रही थी। कुछ की चौड़ाई 100 मीटर तक थी। वो इतने ज्यादा थे कि पूरा आसमान ढक गया था और सामने आने वाली हर चीज को काटने के लिए तैयार। न्यूटन को लगा कुछ गड़बड़ है। नेस सिकरली ने ये हमला पहले भी किया था, लेकिन तब इसका कोई असर नहीं हुआ। अब अगर वो फिर से यही चाल चला रहा है तो जरूर कुछ बदला है। शायद मेरी शक्ति को काटने की कोई नई तरकीब बनाए हो। न्यूटन का दिमाग तेजी से सोचने लगा, लेकिन उसने तुरंत अपने साथ कैनेरो को लेकर पीछे हटने नेटट्रीट का फैसला किया और अपनी शक्ति सक्रिय की। पहला स्तर, विरूपण हमला। जैसे ही उसने अपनी शक्ति चालू की, हमला कर रहे सभी ब्लीड टरबाइनों की दिशा अचानक बदल गई। वो अपने रास्ते से भटक गए और इधर उधर उड़ने लगे। लेकिन इस बार हमला ज्यादा भयानक था। बहुत से टरबाइन अभी भी न्यूटन की तरफ आ रहे थे और एक विशाल ब्रूड टरबाइन तो तेजी से घूमते हुए और गुस्से में फुफकारते हुए आ रहा था। अगर मैंने उसकी असली चाल को न समझा और उसे काट दिया तो क्या होगा? इस बार हमले की शक्ल अलग थी, जैसे लहू की एक तेज बहती नदी उन दोनों की तरफ आ रही हो। अगर न्यूटन अपनी पुरानी शक्ति से इसका जवाब देता तो ये हमला शायद पलट जाता, लेकिन अब हमला सीधा नहीं था, इसमें चालाकी थी। चांदी जैसे कवच ने इस लहू की दिशा को तोड़ दिया, जिससे टरबाइनों की दिशा तय नहीं हो पाई। अब ये साफ है, दुश्मन बहुत चालाक है। शायद ये कोई जमीन के नीचे छिपा हुआ बहुत समझदार प्राणी है। न्यूटन को थोड़ा हैरानी हुई, लेकिन साथ ही वो थोड़ा खुश भी हुआ। अगर सामने वाला दुश्मन बेवकूफ होता तो लड़ाई में मजा ही क्या आता। अब बात बनेगी गन कैनेरो की एंट्री, गोलियों का इंद्रधनुष। इस बीच कैनेरो ने बड़ी तेजी से काले क्यून को पीछे किया और अपनी कमर से 2 रिवॉल्वर निकाली, एक सोने की, दूसरी चांदी की। हालांकि वो एक स्नाइपर है, लेकिन पूर्व विशेष फौजी होने के कारण पिस्तौल चलाने में भी उस्ताद है। ब्लीड टरबाइनों की ताकत न्यूटन ने काफी हद तक कम कर दी थी, लेकिन अब भी भारी संख्या में टरबाइन उन्हें घेर रहे थे। लेकिन कैनेरो कोई आम बंदूकधारी नहीं था, वो तो गन ड्रॉइंग बंदूक निकालने की कला में माहिर था। उसकी रफ्तार इंसानी आंखों से भी तेज थी। इंद्रधनुष नृत्य, उसने कहा। जैसे ही उसने दोनों रिवॉल्वर उठाई, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, जैसे किसी आजाद चरवाहे की याद आ गई हो। फिर उसने ट्रिगर दबा दिए और चारों तरफ गोलियों की बरसात शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों से बिजली निकल रही हो, या जैसे पटाखों की एक लंबी लड़ी जल रही हो। हर गोली एक ब्लीड टरबाइन को तबाह कर रही थी। कुछ ही सेकंड में आसमान में आतिशबाजी जैसी हो गई। गोलियों की आवाज गूंज रही थी और लहू की नदी जैसा हमला महज 1.6 सेकंड में खत्म हो गया। हरे न्यूटन की तारीफ। न्यूटन मुस्कुराया और बोला, बहुत शानदार काम किया कैनेरो। वाकई तुम उस इंसान की तरह हो जिसे नौसेना ने खास तौर पर ट्रेन किया है। मुझे यकीन है तुम एक दिन बहुत शक्तिशाली योद्धा बनोगे। चाओ का खौफनाक हमला और इंसानी जोश की जंग। कैनेरो की तारीफ सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आए, लेकिन तभी ज़ुए चाओ, जो दुश्मन का लीडर था, चुपचाप मुस्कुराया। उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि उसका हमला नाकाम हो गया है। वो जैसे अंदर से कह रहा हो, अभी तो ये सिर्फ एक ट्रायल था, असली खेल तो अब शुरू होगा। खून की जिंदा नदी। जब न्यूटन और कैनेरो आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उनके पैरों के नीचे बहती खून की नदी एक बार फिर से जिंदा हो गई। वो तेजी से ऊपर की ओर लहराई, जैसे किसी में जान लौट आई हो। सावधान रहो, दुश्मन फिर से वार करने वाला है, न्यूटन ने धीमे से चेतावनी दी। ज़ुए चाओ ने एक हाथ ऊपर उठाया। उसके इशारे पर खून की नदी आसमान की तरफ उठने लगी और फिर धीरे धीरे फैलते हुए पूरे आसमान को ढकने लगी। अब वो खून लाल रेशमी चादर जैसा दिखने लगा, चिपचिपा और भारी। चारों ओर एक अजीब सी बदबू फैल गई थी, इतनी भयंकर कि किसी का भी जी मिचला जाए। अब मौत का नज़ारा देखो। ज़ुए चाओ ने अपनी मुट्ठी बंद की और फिर अपना हाथ नीचे गिराया। अब टकराओ। अचानक खून की बूंदों की बरसात शुरू हो गई।
वो बूंदें ऊपर से इतनी तेजी से गिर रही थीं कि जैसे आसमान से गोलियां बरस रही हों। कैनेरो ने फोकस किया, लेकिन इतनी भारी मात्रा में गिरती खूनी बूंदों को रोकना लगभग नामुमकिन था। इतने ज्यादा ड्रॉप्स को कौन रोकेगा? और ज़ुएचाओ का असली इरादा क्या है? कैनेरो ने सोचा। न्यूटन की समझदारी। न्यूटन ने गंभीरता से कहा, हमारी जानकारी के अनुसार इस तरह की बरसात से सीधा नुकसान कम होता है, असली खतरा तो अंदर छुपा होता है। ज़ुइनवू से मेरी बातचीत में उसने बताया था कि दुश्मन के पास ऐसी शक्ति है जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद खून को उकसाकर भीतर से हमला करती है। शायद यही वही हमला है। कैनेरो को बात समझ में आ गई। दोनों ने तुरंत अपनी अलौकिक सुपरनेचुरल रक्षा शक्तियां सक्रिय कर लीं और अपने शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक कवच बना लिया। जैसे ही पहली बूंद उनके पास गिरी, एक तेज झटका आया, लेकिन उनकी रक्षा परत ने उसे रोक लिया। ज़ुएचाओ की चेतावनी। ज़ुएचाओ की आवाज गूंज उठी, अगर तुम मेरी खून को कंट्रोल करने वाली शक्ति को रोकना चाहते हो तो तुम्हें हर सेकंड अलर्ट रहना होगा। अगर एक बार भी चूके तो मैं तुम्हारे शरीर का खून फोड़ डालूंगा। यानी तुम्हें लगातार अपनी रक्षा करनी होगी। वार्निंग साइन। लंबी लड़ाई का नुकसान। इसका मतलब था कि न्यूटन और कैनेरो को लगातार अपनी शक्ति खर्च करनी पड़ेगी, जिससे उनकी एनर्जी तेजी से घटेगी। लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, हमारे जीतने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी, न्यूटन ने कैनेरो से कहा। लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। भले ही हम ये लड़ाई न जीतें, लेकिन अगर हम थोड़ा भी वक्त मैन बैटलफिश मुख्य योद्धा के लिए निकाल सकें तो भी काफी है। मानवों की जमीन, इंसानों का हौसला, ये हमारी जमीन है, हमारा घरेलू मैदान है। बुलुअन साम्राज्य के एलियंस ज्यादा देर तक जमीन पर टिक नहीं सकते। चाहे वो रहस्यमयी नियम हो, सतह का माहौल हो या पृथ्वी की विशेष ऊर्जा, सब कुछ उन पर असर डालता है और उन्हें कमजोर करता है। न्यूटन ने अपनी हथेली से खून पोंछते हुए कहा, लेकिन अगर हम यूं ही चुपचाप मार खाते रहें तो ये इंसानियत का अपमान होगा। कोलंबिया एलियंस। आखिरी शब्द उसने घृणा से कहे। अध्याय 1589। उसकी पत्नी। एक हथियार जो जिंदा है। न्यूटन के हाथ में जो हथियार नास्तिक था, वो अचानक हल्का सा कांपने लगा, जैसे कोई जिंदा प्राणी हो। उसका शरीर ऊपर नीचे हो रहा था, एक मानव दिल की तरह धड़कता हुआ। कैनेरो ने ये देखा और चौंककर कहा, क्या ये जैविक हथियार, बायोलॉजिकल वेपन है? न्यूटन ने कुछ देर चुप रहकर सिर हिलाया और उसकी आंखों में एक अजीब नर्म भाव आ गया। उसने हथियार की ओर देखा और कहा, वह मेरी पत्नी है। प्रेम और विज्ञान का संगम। कैनेरो हैरान रह गया। आपकी पत्नी? न्यूटन ने नास्तिक को धीरे से सहलाया। वह अब भी कांप रही थी और उसकी सतह पर एक हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। न्यूटन बोला, हम वैज्ञानिक हैं और हमने खुद से वादा किया है कि हम शरीर की सीमाओं को पार करेंगे। इस युग में हम मानते हैं कि इंसान देवताओं के समकक्ष बन सकते हैं, अमर और शक्तिशाली। मेरी पत्नी एक असाधारण महिला थी, उसकी विशेषताएं अनोखी थीं, लेकिन लड़ाई में वह उतनी सक्षम नहीं थी। इसलिए मैंने उसे एक जैविक हथियार के रूप में पुनः विकसित किया, जिससे उसकी क्षमताएं पूरी तरह बाहर आ सकें। प्रेम के हथियार में तब्दील होने की कहानी। नास्तिक अब एक मजबूत जैव हथियार है, लेकिन वह सिर्फ एक हथियार नहीं, मेरी पत्नी भी है। कैनेरो कुछ नहीं कह सका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सम्मान दिखाए या हैरानी। लेकिन एक बात तय थी, जब न्यूटन लड़ता है, वह अपनी पूरी आत्मा से लड़ता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी को थामे होता है।
युद्ध का तूफान न्यूटन की हथेली में नास्तिक अब तेजी से कंपन कर रही थी और उसकी सुनहरी चमक और तेज हो गई थी। न्यूटन ने आकाश की ओर हाथ उठाया, लक्ष्य साधा, टारगेट, मानसिक शक्ति का स्रोत। कैनेरो ने बिना देरी के अपनी स्नाइपर राइफल निकाली, ट्रिगर खींचा। न्यूटन ने अपनी नास्तिक पत्नी को ट्रिगर के साथ जोड़ा और तभी उसकी नोक से एक भयंकर सुनहरी बीम निकली। लहर, रक्त ज्वार बनाम मानसिक शक्ति। यह हमला इतना शक्तिशाली था कि दुश्मनों की मानसिक ढाल टूट गई। उनके सामने खड़ी रक्त से बनी विशाल गेंद भी चकनाचूर हो गई। एक सुनहरी किरण, जैसे सूरज की रोशनी, सीधे दुश्मन की रक्षा को भेदते हुए अंदर घुस गई। दोनों दुश्मन, जिन्हें वे इप्सिलॉन म्यूटेंट समझ रहे थे, इतने जोर से उड़े कि 10 किलोमीटर पीछे जा गिरे। उनका कवच टूट गया, शरीर सतह के संपर्क में आ गया। धरती की सर्दी और एलियंस की हार। उनका शरीर अब सीधे धरती के अत्यधिक ठंडे वातावरण के संपर्क में था, जो उनके लिए घातक साबित हो सकता है। इस हमले ने सबको चौंका दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि न्यूटन और कैनेरो मिलकर ऐसा विनाशकारी वार करेंगे, और वो भी उस हथियार से जो किसी की पत्नी थी। भावनात्मक अंत। यह अध्याय एक बात साफ करता है, कभी कभी विज्ञान और प्रेम मिलकर ऐसा हथियार बनाते हैं जो न सिर्फ शरीर को भेदता है बल्कि आत्मा को भी झकझोर देता है। अध्याय रक्त ज्वार का प्रलय। खतरनाक वातावरण में तड़पते शरीर जैसे ही पराबैंगनी किरणें और तेज हवाएं दुश्मनों के खुले शरीर से टकराईं, उनकी त्वचा का रंग बदल गया। यह वैसा ही था जैसे किसी इंसान को सैकड़ों डिग्री के तापमान वाले भट्टी में धकेल दिया जाए। दिल टूटना। न्यूटन की तकलीफ। न्यूटन ने नास्तिक, अपनी पत्नी, को क्षमा याचना भरी निगाहों से देखा। वह जानता था, हर बार जब मैं साइकिक किरण, साइकिक रे, का इस्तेमाल करता हूँ, वह उसकी आत्मा को अपूरणीय नुकसान पहुँचाता है। उसके शब्दों में गहरी पीड़ा थी। कैनेरो ने ये देखा और वह उस पागल वैज्ञानिक के लिए पहली बार थोड़ा दया महसूस करने लगा। न्यूटन, सतर्क रहो, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, कैनेरो ने याद दिलाया। ज़ुएचू और नियान का पलटवार। दुश्मनों ने न्यूटन और कैनेरो का हमला सहा जरूर, लेकिन उनके लिए सबसे दर्दनाक बात थी उनके कवच का टूट जाना। जैसे कोई इंसान बिना ऑक्सीजन मास्क और सूट के समुंदर की गहराई में चला जाए, वैसा ही हाल उनका हो गया। क्या हम वाकई इतने लापरवाह हैं? एक दुश्मन चिल्लाया। दूसरा बोला, नहीं, बात यह है कि इस बार हमारे सामने जो दुश्मन है, उनकी ताकत अलग स्तर की है। ज़ुएचू की असली शक्ति। रक्त का तूफान। अब ज़ुएचू ने अपनी गंभीरता दिखाई। उसके शरीर से चारों ओर से खून की धाराएं बहने लगीं, जो सीधे उसके कवच में समा गईं। पहले रक्त का इस्तेमाल सिर्फ कमजोर दुश्मनों के लिए होता था, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। उसका पूरा शरीर लाल चमकते कवच से ढक गया, आंखों की पुतलियां तक गायब थीं। बस रक्त की रोशनी थी। उसकी सारी चोटें ठीक हो गई थीं, पराबैंगनी किरणें भी अब उस पर असर नहीं कर रही थीं। फायर। रक्त से बनी अमरता। मेरे खून में हजारों जीवों की ऊर्जा और जीवन है। जब तक मैदान पर मेरी खून की एक बूंद बाकी है, मैं अमर हूँ। ज़ुएचू अब तैयार था अपनी सबसे घातक तकनीक के लिए, ब्लड पेबैक, एक ऐसा हमला जो बड़े पैमाने पर ऊर्जा खींचता है और शरीर पर भारी बोझ डालता है, लेकिन उससे ताकत विस्फोटक स्तर तक पहुंचती है। हमला जिसकी चेतावनी भी नहीं मिली। आसमान में एक धुंधली आकृति तेजी से घूमी। न्यूटन और कैनेरो दोनों का चेहरा गंभीर हो गया। ज़ुएचू ने अपना दाहिना हाथ खोला। चमकदार रक्तधार निकली, जो पलक झपकते ही 5 मीटर लंबी तलवार बन गई। उसने दूर से वार किया। कोई रोशनी,
कोई धमाका नहीं, बस एक सर्र की आवाज, और दीवार फट गई। फेयरफुल न्यूटन का शरीर कांप उठा। अगले ही पल न्यूटन को महसूस हुआ कि उसके शरीर में अजीब उत्तेजना दौड़ गई है, इतनी ज्यादा कि जैसे अंदर से कुछ फटने वाला हो। ये हमला ऊर्जा से नहीं, जैविक स्तर पर था, शायद उसके प्रजनन तंत्र, उसकी नसों, उसकी हड्डियों तक को झकझोर देने वाला। एंड अंतिम पंक्तियां, ड्रामा के लिए, यह अब सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, यह विज्ञान और जीवन, प्रेम और बलिदान, और एक विनाशक रक्त देवता के बीच युद्ध है। अध्याय 1690, अंधेरे के भीतर जागती शक्ति। जहां कभी लारोरो की धरती बंजर थी, वहीं आज पुराने गड्ढों से प्राचीन जल फूट पड़ा। शेर, शौत और उकौन युद्ध से थके हुए उस पानी को देखकर ऐसे चौंके जैसे कोई अतीत की सदी लौट आई हो। ये समाज अब समझ चुका था, उसका गौरवशाली इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, उसकी नसों में बह रहा था। स्मृतियों और विज्ञान की टकराहट। होंग फोर्ट, जो कभी सिर्फ एक सामान्य विद्वान था, अब अपने आंसुओं और जिगर की तपिश से कुछ अलग खोज रहा था। वह अब सिर्फ ज्ञान नहीं, न्याय और बलिदान का मिश्रण बन चुका था। नेवाना और डॉक्टर चालिव, वे दोनों जैसे एक अदृश्य समझौते के तहत लड़ रहे थे। नेवाना के कपड़ों पर पैऊर की चमक थी, एक दिव्य आभा, तो डॉक्टर चालिव के कूलर डिवाइस से निकल रही थी धुंध, जो मानसिक शक्तियों को केंद्रित करने में मदद करती थी। हाई वोल्टेज अपरिचित शक्ति की दस्तक। अचानक एक रक्तिम रोशनी ने क्षितिज को चीर दिया। वह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, ये किसी अजनबी क्षमता की प्रथम दस्तक थी। जो शक्ति तुम्हें मेरे भीतर खोजनी है, वह तुम्हारे शरीर की हड्डियां चटका देगी, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। ब्लड आर्चर की वापसी। 123 स्वॉन 2 EAS, एक ऐसा धनुर्धर जो अंधकार में भी भीड़ में छुपे शत्रु को ढूंढ निकालता है, फिर लौटा। उसका तीर, जो रक्त से बना था, न सिर्फ शरीर को चीरता था, बल्कि आत्मा तक को कांपने पर मजबूर करता था। बदलती तकनीक और कर्ट की जंग। कोरियोग्रेडिटे अब एक कृत्रिम आग के साथ सामने खड़ा था, जिसका हर वार मानो ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती देता था। उसके पीछे थी एक पोवरा नोटा आंख, एक ऐसी तकनीक जो रक्त और लोहे को एक साथ नचाती थी। मानवता बनाम मशीन। थेरा श्वास और कैसरोस की भिड़ंत में मानव भावना और AI दिमाग के बीच की सबसे बारीक रेखा धुंधली पड़ चुकी थी। अब सवाल यह नहीं था कि कौन बचेगा, सवाल था कि कौन अब भी इंसान है। भटकती आत्माएं और छाया का सौदा। तुम अब हमेशा के लिए भटक गए, किसी ने धीमे से कहा। इस छाया को दे दो, जो तुमसे बचा नहीं पाएगा। मिस्टर सेपट, छाया का सौदागर, एक बार फिर उभरा और उसने अपने विचारों को हथियार बना लिया। अंतिम वाक्य, एक प्रेम जो शाश्वत है। ये भावना एक ऐसा प्रेम है जो हमेशा बना रहता है, चाहे वह हमारा ना हो। और यही सबसे सुंदर बात है। उल्का। अगला अध्याय, लास की वापसी। तुम्हें लगता है कि युद्ध खत्म हो गया? नहीं, अब तो वास्तविकता का अंत शुरू हुआ है। अध्याय 1691, बिन बुलाए बुस्ट। क्रिस्टल बॉल। शुरुआत। उस सुबह शहर के ऊपर का आसमान पूरी तरह साफ था। शहर की इमारतें, छतें और गलियां दूर तक एक सपने की तरह फैली थीं। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिखता था। गुप्त हमला। चेज, एक कुशल कूटनीतिज्ञ, अब एक रहस्यमयी यंत्र, बुस्ट, को सक्रिय करने की योजना बना रहा था। एक ऐसा यंत्र जो विचारों की ढाल, मनोबल की तलवार और अदृश्य ज्वालाओं की शक्ति से बना था। यह कोई साधारण हथियार नहीं था, यह मौजूदगी का पुनर्लेखन था। टक्कर। संघर्ष की चिंगारी। जब बुस्ट सक्रिय हुआ, आसपास की हवा कांप उठी। पुराने दुश्मनों की नींव हिल गई। जॉर्ज रेंटोना, जो युद्ध कवच में सुसज्जित था,
अब अजीब तकनीक से बनी एसिडिक रोशनी के प्रभाव में आ चुका था। फायर शरीर बनाम आत्मा, एक आदमी जिसने अपना चेहरा रेत से ढक रखा था, धीरे धीरे अपनी हड्डियों की आवाजों के साथ परिवर्तन की स्थिति में जा रहा था। उसकी सांस अब लोहे के स्वाद जैसी थी। वो तैरते हैं क्योंकि वे अपने भाग्य से डरते हैं। डिजी संदेह और नियति की रेखा दोनों पक्ष। और ट्रोव, जो सोचते थे कि आग के नीचे सिर्फ राख होती है, पर वे नहीं जानते थे राख के नीचे भी चिंगारी पलती है। शरीर का पुनर्गठन एक युद्ध में घायल बूढ़ अब 310 विद्युत संवेदी अंशों से खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी त्वचा उधेड़ दी गई थी और उसका नाम अब खून से लिखा गया इतिहास बन चुका था। अंधकार की अंगूठी, अचानक एक काली अंगूठी जमीन से उभरी और उसे छूते ही बूढ़ जलने लगा। लेकिन वह पीछे नहीं हटा। वह जानता था यही उसकी अगली शक्ति की चाबी है। का भाग्य की दिशा, एक कार के सामने खड़ा व्यक्ति अब सिर्फ वाहन का ड्राइवर नहीं था, वह एक अभिशप्त भविष्य का संकेत बन चुका था। खोपड़ी, नया अंत, नया आरंभ। वाह, किसी ने अचानक कहा। सड़क पर दो अजनबी दिखाई दिए। उनके चेहरे पर मास्क थे और उनकी चाल में साजिशों की गूंज। एंड अंतिम रहस्य, डरावना शब्द कहने का सबसे सही तरीका यह है कि तुम उसे कभी कह ही नहीं पाते, वो बस सुनाई देता है। उल्का, अगले अध्याय की झलक। जब अंगूठी का रंग बदलता है तब सिर्फ जादू नहीं, इतिहास भी फिर से लिखा जाता है। अध्याय 1692, पूर्ण, द एब्सोल्यूट ब्लूम, पूर्ण खिलाव। ग्रीन एंड येलो लीफ। झांग यार्ड का निर्णय। झांग यार्ड ने वह कर दिखाया जो बाकी सिर्फ सपनों में सोचते थे। उसने न केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया, बल्कि महल के मुख्य द्वारपाल फर्ड्रेड के दिल में भी सम्मान और भय दोनों पैदा कर दिए। बवंडर, छुपा हुआ द्वार। उजागर शक्ति, एक रहस्यमयी एनवेदिंग पोर्टल को सक्रिय कर झांग ने एक ऐसी शक्ति को जन्म दिया जो शब्दों और इच्छाओं से भी आगे थी। अब कोई भी रोशनी झूठ नहीं बोलेगी और कोई भी अंधकार छुपा नहीं रहेगा। युद्ध की पूर्व घोषणा 2000 से अधिक सेनानी स्टेनोगोरा प्रांत से आए, जिनकी तलवारें बात नहीं करती, सीधे फैसला सुनाती थीं। युद्ध से पहले एक संकेत आया। झूठ केवल दिन के उजाले में जीवित रह सकता है, रात में सत्य की तलवार उसे चीर देती है। ड्रैगन, एक नया खतरा। ड्रैगन गेट, एक विशाल द्वार जिसे ड्रैगन गेट कहा जाता था, अब धीरे धीरे खुल रहा था। फर्ड्रेड ने चेतावनी दी, अगर ये द्वार पूरी तरह खुला तो हम न केवल वर्तमान बल्कि समय की पूरी लय खो देंगे। 3 बहनों की पुनरागमन। बीवली नाम की 3 बहनों ने सैकड़ों वर्षों बाद एक साथ वापसी की। वे अब सिर्फ जादूगरनी नहीं थीं, बल्कि युद्ध की अवतारी देवियां बन चुकी थीं। नो एंट्री साइन। और विश्वासघात, कुछ सैनिक पीछे हटने लगे। कई को डर लगने लगा कि ये लड़ाई उनके विश्वासों से कहीं बड़ी है। पर झांग ने कहा, जो भाग्य से डरता है वह इतिहास में जगह नहीं बनाता। आकाशगंगा शब्दों से बनी दीवार, एक प्राचीन मंत्र उच्चारित किया गया। तुरंत स्पेस और टाइम के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। ये दीवार एक सशक्त फूल की तरह फैली, इसीलिए इस अध्याय को कहा गया पूर्ण, द एब्सोल्यूट ब्लूम, विनाश या पुनर्जन्म। शहर के कोनों से आग की लहरें, बर्फ के खंजर और चेतनाओं की चीखें गूंजने लगीं। टावर्स कांपने लगे और फिर एक गहरी आवाज आई, जब दरवाजा बंद हो तो असली दरवाजा वहीं से खुलता है। झांग की आंखें, अंत में झांग की आंखों में आंसू थे, न दुख के बल्कि इस एहसास के कि मैंने वह किया जो जरूरी था। चमकता सितारा, अगले अध्याय की झलक। अब जब द्वार खुल चुका है, क्या वो जो दूसरी ओर हैं हमसे मिलने तैयार हैं?
अध्याय 1692 विजुआन का द्वारपाल, द गेटकीपर ऑफ द नेदरवर्ल्ड। वीर योद्धा की मानसिकता। विजुआन साम्राज्य के जनरल, एक ऐसा योद्धा जिसे कहा जाता है इंडी दुनिया का द्वारपाल। उसकी मानसिकता साधारण नहीं थी। वह युद्ध को दिमाग से नहीं, दिल और आत्मा से लड़ता था। शुरुआत में वह दुनिया के रहस्यमय नियमों को नहीं समझता था, लेकिन उसके हौसले ने हर सीमा को चुनौती दी। अन्य देशीय एलियंस की शक्ति का अंतर दिखने में भले ही एलियंस के बीच ताकत का अंतर हो, पर उनकी क्षमताओं की विशेषताएं इस युद्ध को और भी जटिल बना देती थीं। युद्ध शुरू हुए 5 मिनट हो चुके थे और उसने अब तक पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। उसका रुख था संयमित और मुद्रा रक्षात्मक। कुकिंग नाइफ खतरा केवल एलोन था। उसके सामने खड़े 5 योद्धाओं में सिर्फ एक ने सच्चा खतरा दिया, चाकू लिए खड़ा एलोन। लेकिन उसने उसकी धीमी गति से आ रहे वार को पहले ही भांप लिया और रास्ता बंद कर बच निकलने में सफल रहा। पाताल लोक का खुलता द्वार। अब वह क्षण आया जिससे सब डरे हुए थे। पाताल लोक का द्वारपाल बढ़ा और बोला, अब इस उबाऊ तमाशे का अंत होगा। उसके मुंह के कोने पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। क्या ये सोचते हैं कि ऐसी बचकानी भूल-भुलैया मुझे रोक सकती है? उसने हाथ जोड़े और उसकी हथेलियों से गाढ़ी काली ऊर्जा निकलने लगी। वो शक्ति इतनी भयंकर थी कि दूर खड़े झांग यी और उसकी टीम को धरती कांपती महसूस होने लगी। टक्कर ऊर्जा का विस्फोट। काली ऊर्जा धीरे धीरे एक बड़ी शक्ति गेंद में बदल गई। वह क्या करने जा रहा है? क्रैंगोंग ने घबराकर पूछा। झांग यी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, निश्चित रूप से हमला नहीं। हम घोस्ट ट्रेन द्वारा संरक्षित हैं। लेकिन उसने हमारे स्थान को ट्रैक करने का तरीका ढूंढ लिया है। आकाशगंगा शून्य में विस्फोट की तैयारी। पाताल द्वारपाल ने उत्तर दिया और उसकी शक्ति श्रोणी पेविस में इकट्ठी होकर एक प्रकाश क्षेत्र में बदल गई, जिसे एक फुटबॉल जैसे गोले ने निगल लिया। झांग यी और टीम ने सिर्फ एक नजर डाली और भय ने आत्मा को चीर दिया। फिर अचानक उसका हाथ पंजे में बदल गया और उसने उस ऊर्जा को धरती पर पटक दिया। लहर, विनाश की लहर, जू तियानमिंग। झांग यी चीखा और उसी पल एक असीम शक्ति पूरे क्षितिज में फैल गई। हर दिशा में सिर्फ विनाश ही विनाश। झांग यी ने पहली बार मौत को करीब से महसूस किया। उसने हर रक्षात्मक उपाय आजमा लिया, पर सब नाकाम रहा। हाई स्पीड ट्रेन, घोस्ट ट्रेन की अंतिम कोशिश, होपील। झांग यी चिल्लाया। दाइशेंग ने स्टार क्लस्टर की शक्ति सक्रिय कर दी, जिससे पूरी घोस्ट ट्रेन स्थानांतरित हो गई। एक पल में ही घातक बल वहां पहुंच। पृथ्वी तबाही का विस्तार। शक्ति की लहरें तियानही शहर के केंद्र से हर दिशा में फैल गईं। 50 किलोमीटर दूर तक हर जगह विनाश ही विनाश। झांग यी समझ गया, लियानहाल शहर अब नहीं बचा। दिल जिंदा रहने की चाह, अब शोक मनाने का समय नहीं था। सबसे जरूरी बात बस एक जान बचानी है। अध्याय समाप्त। पर युद्ध नहीं, सुनसान। अगला अध्याय, तियान की वापसी। जब द्वारपाल युद्ध का देवता बन जाए तो कौन बचा सकता है संसार को? अध्याय, आखिरी मोड़ की तैयारी, द फाइनल टर्निंग पॉइंट। फेयरफुल चेहरों पर डर की लकीरें। जैसे ही पाताल की शक्ति फैलती गई, शांग दाओवन और हो के चेहरे फीके पड़ने लगे। आंखों में गंभीरता साफ झलक रही थी। तू की आंखों में भी बेचैनी थी, लेकिन एक चेहरा पूरी तरह शांत था, झांग यी। उसने कुछ नहीं कहा और उसने अपनी सबसे ताकतवर रक्षात्मक क्षमता को सक्रिय कर दिया। हाई वोल्टेज गड़गड़ाहट और भय, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। तियानता शहर गूंज उठा। दूरी पर स्थित बटालियन भी इस गूंज को महसूस कर सकते थे। वहां एक विशाल ब्लेड वाला योद्धा,
जिसने चांदी का कवच पहन रखा था, वो भी स्तब्ध खड़ा रह गया। स्मक शत्रु की मुस्कान और आत्मविश्वास उसने संतोष से मुस्कुराते हुए तलरहाल शहर की ओर देखा, जहां से भयंकर ऊर्जा निकल रही थी। काले सम्राट के आदेश से अब मैदान में उतर चुका था चेन जुवानबा, एक अद्भुत योद्धा। दोनों ओर से लड़ाई अब तक कई भयंकर राउंड पार कर चुकी थी। वे सभी उत्परिवर्ती योद्धा थे, जिनके बीच की लड़ाइयां कभी आसान नहीं होती। शक्ति की दहशत विशाल ब्लेड वाला योद्धा बोला, क्या तुम इस शक्ति को महसूस कर रहे हो? क्या अब तुम्हारे दिल में हार का डर है? चेन जुवानबा और हान शानजुओ के चेहरे थोड़े विकृत हो उठे। उन्हें भी दूर से यह विनाशकारी शक्ति महसूस हो रही थी, जो उन्हें एक झटके में मिटा सकती थी। बाइसेप्स संघर्ष की शपथ। चेन जुवानबा ने तलवार जैसी तेज नजरों से कहा, हमें अपनी गठबंधन सेना पर विश्वास है। हम मातृभूमि की रक्षा करेंगे। उसने मुट्ठी उठाई और विशाल ब्लेड की ओर अहंकार से इशारा किया। एक सैनिक के रूप में मेरा मिशन है तुम्हें यहीं खत्म करना। स्माइल विद हॉर्न्स। शत्रु की हंसी और घमंड। जू केन जोर से हंसा, ओह मूर्ख मानव, क्या तुम अब भी वास्तविकता को नकारते हो? ठीक है, अब मैं खुद तुम्हें मृत्यु का स्वाद चखाऊंगा। हर मोर्चे पर आग। वहीं लू रेन, जो सोच चुका था कि जीत उसकी है, आत्मविश्वास में डूबा। अब तेजी से चांद जुआनिका की ओर बढ़ा। अन्य युद्धभूमियों पर भी कुछ ऐसा ही हाल था, कोई पीछे नहीं हट रहा था। लड़ाई अपने चरम पर थी। बर्फ में खड़े दो योद्धा दूसरी ओर। लियांग यू और हुआ हुआ अभी भी बर्फ में खड़े थे। हुआ हुआ का विशाल शरीर बर्फ पर पड़ा था। उसकी आंखों में तन्हाई, शहर की शक्ति की झलक। उसने झांग यी की ताकत पर शांति से विश्वास जताया। हो सकता है वह सबसे ताकतवर न हो, लेकिन वह कभी हारता नहीं है, क्योंकि झांग यी कभी खुद को बेवजह खतरे में नहीं डालता। रेंच लॉन्ग मिंग। अब बदला हुआ हथियार। लियांग यू ने हुआ हुआ की ओर झुकते हुए लॉन्ग मिंग को अपने हाथ में थामा। अब वह वही पुराना हथियार नहीं था। ला केरेन ने उसमें क्रैगन पैटर्न और चांदी की चमक जोड़ दी थी। अब ये एक अद्भुत हथियार बन चुका था, जिसने कई युद्ध जीते थे। ध्यान और तैयारी। लियांग यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह ध्यान में चली गई, अपने मन और शरीर को पूर्ण सामंजस्य में लाते हुए, क्योंकि समय निकट आ रहा है अंतिम वार की, जब वक्त सबसे नाजुक होगा। और तब वे बनेंगे वह आखिरी तिनका जो ऊंट की कमर तोड़ देगा। एंड। अध्याय समाप्त। सुन साइन। अगला अध्याय। अदृश्य सेना की दस्तक। जब अंधकार और प्रकाश टकराते हैं, तभी असली नायक उभरता है।